Hello students, good morning. Dear students, we have already done chapter 7, congruence of triangles. So in chapter 7 we have already discussed that how to congruent of two triangles, how to show two triangles will be congruent. In today we are going to start a new chapter which is comparing quantities. यानी हमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सीखना है. हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटी को कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है या दो क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन कैसे की जा सकती है. और डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 में भी हमने कंपैरिजन करना सीखा था, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. इन आवर डेली लाइफ देर आर मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़. बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं हमारे दैनिक जीवन में जब हमें दो चीज़ों की तुलना करनी पड़ती है ना. ओके, सपोज वी आर कंपेयरिंग हाइट्स ऑफ हिना एंड आमिर. हम आमिर और हिना की हाइट की कंपैरिजन करना चाहते हैं. वी फाइंड डेट, तो हमें क्या मिलता है देखने को. नंबर 1, हिना इज़ 2 टाइम्स टॉलर देन आमिर. तो हम ये कह सकते हैं कि हिना की जो हाइट है, हिना की जो ऊंचाई है वो आमिर की 2 टाइम्स है, यानी आमिर से 2 गुना अधिक है. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आमिर्स हाइट इज़ 1/2 ऑफ हाइट ऑफ हिनाज हाइट. यानी आमिर की जो हाइट है वो हिना की हाइट की आधी है, 1/2 है. कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, हम एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. वेयर 20 मार्बल्स आर डिवाइडेड बिटवीन रीता एंड अमित. हमारे पास में 20 कंचे हैं और हम इस 20 कंचों को दो लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं. एक रीता है और दूसरी कौन है, दूसरा अमित है. हम इन मार्बल्स को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. रीता हैज़ 12 मार्बल्स एंड अमित हैज़ 8 मार्बल्स. यानी रीता को 12 मार्बल्स मिलें, यानी रीता को 12 कंचे मिलें और अमित को 8 कंचे मिलें. अब इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं. रीता हैज़ 3/2 टाइम्स द मार्बल्स दैट अमित हैज़. रीता के पास अमित की अपेक्षा 3/2 टाइम्स मार्बल्स हैं. और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अमित हैज़ 2/3 पार्ट ऑफ व्हाट रीता हैज़. यानी अमित के पास उतनी मार्बल्स हैं जितनी कि रीता के पास, मतलब अमित के पास में रीता के पास की 2/3 यानी 2/3 पार्ट मार्बल्स हैं या कंचे हैं. हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. इसमें लिखा है कि एट अनदर एग्जांपल इज़ वेयर वी कंपेयर स्पीड्स ऑफ चीता एंड अ मैन. क्या हम एक चीता की स्पीड को और एक मैन की स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं. तो इसमें लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ चीता इज़ 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ मैन. चीता की जो स्पीड होगी वो एक आदमी की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होगी. अंडरस्टूड. यानी कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो एक चीता 6 टाइम्स यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल सकता है. मतलब उसकी स्पीड जो होगी वो 6 टाइम्स ज़्यादा होगी एक मैन की अपेक्षा. तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं. हर चीज़ को कहने के दो तरीके हैं. व्हेन वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज देन वी हैव टू स्टेटमेंट टू से, है ना. पहला है द स्पीड ऑफ अ चीता इज 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ मैन. चीता की स्पीड आदमी की स्पीड की अपेक्षा 6 गुनी ज़्यादा है. अब हम इसको जब मैन के वर्ड्स में बोलेंगे या मैन के बिहाफ में बोलेंगे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ अ मैन इज़ 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ चीता. यानी आदमी की जो स्पीड है वो चीता की स्पीड की 1/6 टाइम्स है. अंडरस्टूड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने आपको बताए. हम ये भी कह सकते हैं, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में प्यारे बच्चों, तो दो चीज़ों की जब कंपैरिजन की जाती है
तो सबसे ख़ास बात सिर्फ ये याद रखनी पड़ती है हमें कि दोनों क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। दोनों क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होना चाहिए। ओनली देन वी कैन कंपेयर द बोथ क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है ए और उस व्यक्ति का वेट है 50 kg और एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसका वेट है सपोज 20 kg। तो आप देखो कि दोनों की जो यूनिट है, मतलब वेट ऑफ अ पर्सन ए is 50 kg and weight of another person B is 20 kg, then we can compare। हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो सेम है, kg। तो हम लिख सकते हैं कि द वेट ऑफ मैन ए इज़ 50 kg रेशो 20 kg। तो 50/20, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यानी 5/2। means what we can say? We can say the weight of a man is 5/2 times of weight of man B। और हम ये भी कह सकते हैं कि weight of man B is 2/5 of a weight of man A। यानी एक व्यक्ति A का जो वज़न है वो दूसरे व्यक्ति B की तुलना में कितना है? 5/2। अंडरस्टूड? यानी सिंपली व्हाट वी कैन से, तो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ को? अदर। यानी एक क्वांटिटी का कितना हिस्सा दूसरे का है। अंडरस्टूड? हमारे पास में दो क्वांटिटी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने टाइम्स है या वो उसका कितना पार्ट है। अंडरस्टूड? तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो हम इसको बोलते हैं दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन। और इस बात को विशेष रूप से याद रखना है बच्चों कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ कैन बी डन ओनली व्हेन देयर यूनिट्स विल बी सेम। हम दो क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन केवल तभी कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो सेम होगी, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक चीज़ और देखें, जैसे वेट of sugar is 30 kg, okay, and weight oil equal to 1 liter। तो बच्चों शुगर यानी शक्कर, शुगर का जो वज़न है वो 30 kg है, ऑयल का जो वज़न है वो 1 लीटर है। तो वी कांट कंपेयर द वेट ऑफ शुगर विथ वेट ऑफ ऑयल। वी कांट कंपेयर। वाई वी कांट कंपेयर? बिकॉज द यूनिट ऑफ शुगर एंड ऑयल आर नॉट सेम। और आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ विल बी डन ओनली व्हेन देयर यूनिट्स आर सेम। हम केवल तभी कंपैरिजन कर सकते हैं दो क्वांटिटीज़ का जब उनकी यूनिट कैसी होंगी? सेम होंगी। अगर हमें पहले से उनकी यूनिट सेम दे रखी है देन वेरी गुड, और अगर नहीं दे रखी तो हमें उनकी यूनिट को सबसे पहले सेम करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक और एग्जांपल आया है, उसको भी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वेट ऑफ आयरन बोल्ट equal to 50 kg suppose, and weight of cotton equal to 50 kg। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि दोनों ये क्या है? दिस इज़ वेट ऑफ आयरन बोल्ट, यानी लोहे के जो नट होते हैं या लोहे के जो बोल्ट होते हैं उनका वज़न है 50 kg, और इसमें लिखा है वेट ऑफ कॉटन इक्वल टू 50 kg। अब और ये कॉटन का मतलब होता है, कॉटन मतलब रुई समझते हैं। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से किसका वज़न ज़्यादा होगा। तो आपके दिमाग में वेरी क्विकली आंसर क्या आएगा कि सर आयरन बोल्ट जो हैं उसका वज़न ज़्यादा होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। आप गौर से देखिए कि आयरन बोल्ट की जो यूनिट है वो भी केजी है, कॉटन की भी जो यूनिट है वो केजी है, ये भी 50 केजी है, ये भी 50 केजी है। तो दोनों के जो वेट हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ आयरन बोल्ट इक्वल टू वेट ऑफ कॉटन, दोनों के जो वेट होंगे वो इक्वल होंगे। अंडरस्टूड। अच्छा, अगर मान के चलिए कि इसको अब कर दिया जाए 25 केजी कर दिया जाए, अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे वेट ऑफ आयरन बोल्ट इज़ 2 टाइम्स द वेट ऑफ कॉटन। यानी आयरन बोल्ट का जो वज़न होगा वो कॉटन के वज़न का डबल होगा। ऑब्वियसली बात है कि ये 25 है तो वो 50 है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वेट ऑफ वेट ऑफ कॉटन इज़ 1/2 या हाफ ऑफ द वेट ऑफ आयरन बोल्ट। यानी कि कॉटन का जो वज़न होगा वो आयरन बोल्ट से कितना होगा, हाफ होगा। क्योंकि समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि आयरन बोल्ट के लिए जब बोला जाएगा, आयरन बोल्ट की कंपैरिजन की जाएगी अगर कॉटन के साथ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 50:25, यानी 50/25 दैट इज़ 25 टू जा 50 यानी 2:1। तो 2 टाइम्स बोलेंगे हम इसको, है ना। आयरन बोल्ट की कंपैरिजन जब हम कॉटन के साथ में करेंगे तो हम बोलेंगे कि आयरन बोल्ट का जो वज़न है वो 2 टाइम्स है कॉटन की अपेक्षा। और जब कॉटन की तरफ से बोला जाएगा तो कॉटन का कंपैरिजन हम कर रहे हैं आयरन बोल्ट से। किससे, आयरन बोल्ट से। तो इसका मतलब 25 केजी रेशो 50 केजी, तो 25/50 मीन्स 1/2 मीन्स 1/2 यानी 1:2। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि वेट ऑफ कॉटन इज़ हाफ यानी 1/2 ऑफ आयरन बोल्ट। अंडरस्टूड बेटा। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। एग्जांपल 1 ऑन पेज 154, पेज 154 इसमें लिखा है हमें रेशो फाइंड करना है 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ। तो देखिए हमें 3 किलोमीटर का रेशो बताना है 300 मीटर के साथ। तो हमने बताया था कि कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, द कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ आर डन ओनली व्हेन देयर यूनिट्स विल बी सेम। अगर उनकी यूनिट सेम है तभी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी किलोमीटर है और ये मीटर है तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम जानते हैं कि किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1000 मीटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 300 मीटर। तो अब मीटर सेम हो गया, अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 3000 रेशो 300 एंड रेशो का मतलब होता है अपॉन, तो 20 से 20 को कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30, 10/1 और 10/1 का मतलब होता है 10:1। तो ये हमने क्या निकाल दिया, रिक्वायर्ड रेशो। रिक्वायर्ड रेशो कितना आ गया, 10:1 और ये हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड। तो ऐसे हमें रेशो फाइंड करना होता है। इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या समझ में आई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो इस बात को बस याद रखिए, रिमेंबर टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़, टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़, their units will be, या their units must be same, दो क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन करने के लिए उनकी जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। इस बात को विशेष रूप से याद रखना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं बेटा, देखो रेशो तो सभी बच्चे जानते हैं, रेशो तो सभी बच्चे जानते हैं। रेशो का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल 1:2 है ना, या 3:10 या फिर 5:10। तो रेशो का मतलब होता है 1/2, 3/10
या 5/10। ओके, अब हमने यहाँ पे 3 रेशो लिखे हैं, 1:2, 3:10, 5:10। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें इक्विवेलेंट रेशो कौन कौन से हैं, तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेशो हैं वो 1:2 एंड 5:10। ये इक्विवेलेंट रेशो हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। देखिए 5/10, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इक्विवेलेंट रेशो का मीनिंग ही होता है कि जब किसी रेशो के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमें एक नया रेशो मिलता है, दैट विल बी इक्विवेलेंट रेशो ऑफ प्रीवियस रेशो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में है 1/2। अगर मैं आपको बोलूं कि इस 1/2 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 2/4। तो 1/2 और 2/4 दोनों इक्विवेलेंट रेशो हैं, चेक कर लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/2 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो रेशो मिलेगा वो भी क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशो होगा किसका? 1/2 का। अंडरस्टूड? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब किसी रेशो को हम किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स दैट कि व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शनल नंबर is multiplied by the same number, then the ratio is obtained is equivalent ratio of previous ratio. Understood? तो this was equivalent ratio। आती है बेटा proportion की। proportion देखिए, तो proportion का मीनिंग क्या होता है? proportion की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड proportion। क्या डेफिनेशन होती है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। क्या मीनिंग हुआ इसका? मान के चलो हमारे पास 2 रेशो हैं, एक है A/B और दूसरा है C/D। अगर ये इक्वल हैं आपस में इक्वल है, मतलब सपोज डैट कि ये 1:2 है और ये 5:10 है, तो आप जानते हैं कि भाई 1:2 मतलब 1/2 और 5:10 यानी कि 5/10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 आया, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये जो इक्वलिटी ऑफ टू रेशो होता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। बट प्रोपोर्शन का एक स्पेशल साइन होता है और उसको हम 2 रेशो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? जैसे सपोज अगर ऐसा लिखा है कि 1:2, तो ये तो 1:2 हो गया, तो ये एक रेशो हो गया। लेकिन अगर आपने एक दूसरा रेशो भी लिख दिया जैसे 5:10, तो हमें पता है कि 1:2 की वैल्यू 5:10 के इक्विवेलेंट है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से डबल रेशो लगा सकते हैं, और डबल रेशो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दिस साइन इज प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड? तो प्रोपोर्शन के लिए 2 क्वांटिटी कैसी होना चाहिए, 2 रेशो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये समझा दिया हमने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा है फाइंड द रेशो ऑफ, यानी हमें रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि हम कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, यानी 2 क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन हम केवल तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट कैसी हो? सेम हो। अंडरस्टूड? तो देखो, ए पार्ट ₹5 to 50 पैसे। हमें ₹5 का रेशो निकालना है 50 पैसे के साथ में, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ₹5 की कंपैरिजन करनी है 50 पैसे के साथ में, कि ₹5 इस 50 पैसे का कितना पार्ट है या कितना हिस्सा है या कौन सा पार्ट है।
तो वेरी इजी, ₹5 50 पैसे। अब हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम इसमें 100 पैसे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यूनिट दोनों की सेम हो गई, पैसे पैसे, तो ये कितना आ गया 500/50। तो अब चूंकि दोनों की यूनिट सेम है तो हम इनको अपॉन में लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, 5 10 या 50 एंड 10/1 और 10/1 यानी कि 10:1। ये हमारा आंसर हो गया। तो सबसे खास बात क्या है? खास बात केवल एक ही है कि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। अगर दोनों की यूनिट सेम नहीं है और आपने डायरेक्ट उसे कंपेयर कर दिया, डायरेक्ट रेशो निकाल दिया उनका, तो गलत हो जाएगा, याद रखना। बी देखिए, बी में लिखा है 15 kg टू 210 ग्राम। अब देखिए ये केजी है, ये ग्राम है, कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस केजी को यानी कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 kg रेशो 200 ग्राम, तो 15 मल्टीप्लाई हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इक्वल टू 200 ग्राम। अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ग्राम ग्राम दोनों सेम हो गए, दोनों की यूनिट सेम हो गई। तो 15,000 इज़ डिवाइडेड बाय 210, 10 से 10 को काट दीजिए, 3 से काट सकते हैं, 3 7 या 21, 3 5 या 15, 500, तो 500/7, और 500/7 का मतलब है 500/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है बेटा। चलिए सी देखिए, इसका सी पार्ट। तो सी में लिखा है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो हमें 9 मीटर का रेशो 27 सेंटीमीटर के साथ में निकालना है। तो हमें पता है कि भाई ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो अभी तो हम रेशो निकाल ही नहीं सकते, रेशो मतलब कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। तो हमें पता है कि मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 मीटर टू मतलब रेशो 27 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो 9 बन जा 9 यानी 900/27। 3 से हम काट सकते हैं, 3 9 या 27, 3 3 जा 9, फिर हम फिर से काट सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 300 जा 300। तो 100/3, 100/3 का मीनिंग होता है 100:3। रेशो मतलब अपॉन, याद रखिएगा हमेशा। तो 100:3। अंडरस्टूड बच्चों? जैसे हम आपको डी वाला बताएं, जैसे डी में लिखा है 30 days टू 36 hours। ओके, देखो अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों क्वांटिटीज़ को, क्योंकि एक क्वांटिटी डेज में दे रखी है, दूसरी क्वांटिटी आवर्स में दे रखी है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो हम इनकी कंपैरिजन या इनका रेशो हम अभी नहीं निकाल सकते, है ना। तो हमें दोनों की यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा, है ना। तो डेज़ को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 डेज़ का हमें रेशो निकालना है 36 आवर्स के साथ में। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इक्वल टू 36 आवर्स। अब देखो दोनों की क्वांटिटी, दोनों की यूनिट कैसी हो गई सेम, तो अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम। तो 30 × 24/36, 12 से हम काट सकते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 10 2 जा 20/1 यानी कि 20:1। ये हमने रेशो निकाल दिया, आंसर आ गया। अंडरस्टूड? तो इट वॉज वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें। ये ना कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब में
देर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। 3 कंप्यूटर्स हैं फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक 6 स्टूडेंट्स के लिए। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है कि 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी। तो इट इज़ यूनिटरी मेथड है ना, मतलब वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ वन थिंग and you want to calculate many things, then you can multiply, and when you will know the value of many things and you want to calculate one thing, then you can divide. Okay, तो very easy। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 computers for every 6 students, मतलब we can say since हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर every 6 students, इक्वल टू कितना, 3 कंप्यूटर। 3 हमें ये गिवन है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, यानी एवरी 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स हैं, 3। देन देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर विल बी फॉर 1 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, तो हमें मैनी की कीमत पता है, 1 की निकालना है, डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ओके, व्हाट लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, तो हमें एक स्टूडेंट के लिए पता है, 24 स्टूडेंट्स के लिए पूछा है, मतलब वी नो द वैल्यू ऑफ वन थिंग एंड मैनी, मतलब 1 की पता है, मैनी की पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 में हम 24 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 का, तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 कंप्यूटर्स, तो हम इसमें लिखेंगे हैंस 12 कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर एवरी 24 स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड। आप चाहें तो हैंस भी लिख सकते हैं, हैंस 12 computers will be needed for 24 students। अंडरस्टूड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो व्हाट इज गिवन, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो 570 लैक्स है, एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी, और यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 1660 लैक्स है। एरिया ऑफ राजस्थान इज़ 3 लैक्स पर किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ यूपी इज़ 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब 2 क्वेश्चन हमसे पूछें, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। इन दोनों स्टेट्स में हमें बताना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन सी स्टेट कम पॉपुलेटेड है, तो ये हमें पूछा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, कि हमें गिवन क्या है। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, इक्वल टू 570 लैक्स, एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी
1670 लैक्स। ये यूपी की पॉपुलेशन है 1660 लैक्स, सॉरी। ओके, एरिया ऑफ राजस्थान, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी इक्वल टू 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। टू फाइंड, हमें जो फाइंड आउट करना है, नंबर 1, हाउ मैनी पीपल आर देयर, तो नंबर ऑफ पीपल in both states पर किलोमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। ठीक है, कौन से राज्य की जनसंख्या कम है, पॉपुलेटेड। ओके, देखिए, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप खुद ही लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लैक्स एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज़ 1660 लैक्स। तो डेफिनेटली राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो कम है और यूपी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो सेकंड में तो आपको कुछ नहीं करना, बीच की जगह पे क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। तो राजस्थान स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, यानी राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कम है। ओके, बट फर्स्ट क्वेश्चन हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ पीपल इन बोथ स्टेट्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि अब आपको ये बताना है कि देखो, एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर के। देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान। तो राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 लाख और राजस्थान का जो एरिया है वो है 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो डेफिनेटली जब हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 0 का 0, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 190 पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में 190 पर्सन हैं या 190 पीपल हैं राजस्थान के अंदर। whereas number of people per किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी, तो यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 1660 और यूपी का एरिया कितना है, 2 लाख। तो 2 से इसको काट दो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, 0 का 0, 830
830 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी यूपी में पर किलोमीटर स्क्वायर जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो 830 है, वेरेज नंबर ऑफ़ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान इज़ 190। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ़ पीपल इन बोथ स्टेट पर किलोमीटर स्क्वायर कितना है। तो राजस्थान में कितना है, 190 पर किलोमीटर स्क्वायर पर्सन है या पीपल हैं, और यूपी में पर किलोमीटर नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, 830। ओके, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, तो ऑब्वियसली राजस्थान स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, दिस वाज एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास 7th। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।